Hello students, myself Baldevankar and welcome back to our online classes. Students, we have completed lesson number 9 and now today we are going to start lesson number 6, that is administrative system and architecture during the medieval age. Kasam Mir's Lokdairo is a group of folk singers was organized in the village square chalk and the entire village had gathered there at night. यानी कासा मीर का एक लोक डायरो था। वो एक प्रकार का फोक सॉन्ग होता है जो सिंगर गाते हैं। वो एक गांव में जो चौक था वहाँ पे अरेंजमेंट किया था, यानी ऑर्गेनाइज किया था और पूरे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे हुए थे रात में। स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन इन द फ्रंट रो, और जो छोटे बच्चे थे वो सबसे आगे यानी फ्रंट रो में सब बैठ गए थे। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वेयर ऑल्सो बींग संग एट द लोक डायरो, और जो लोक डायरो होते उसमें पेट्रियोटिक सॉन्ग यानी देशभक्ति का गीत भी गाया जाता है अलॉन्ग विद द फोक सॉन्ग्स यानी फोक सॉन्ग के साथ भी। उत्सव लाइक द पालिया रेसिटल वेरी मच, यानी जो उत्सव नाम का लड़का था उसको जो पालिया के बारे में जो गाए थे वो बहुत पसंद आया था। पालिया क्या होता है कि जो हमारे मार्टियर्स हो जाता है उनका ऑनर के लिए जो गाना गाते हैं उसको हम बोलेंगे पालिया फोक सॉन्ग। द नेक्स्ट डे ही आस्क्ड द ग्रैंडफादर, दूसरे दिन वो अपने ग्रैंडफादर के पास गया और उसको पूछा, ग्रैंडफादर व्हाट डज पालिया मीन, ये पालिया का मतलब क्या होता है। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट ए पालिया इज ए मेमोरियल कॉमोरेटिंग द हीरोज, यानी पालिया एक स्मारक है जो वीरों को याद करते हैं। इट इज़ ए ट्रिब्यूट टू मार्टियर्स हु हैव सेक्रीफाइस देयर लाइव्स वाइल प्रोटेक्टिंग एंड ensuring द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो मार्टियर्स ऐसे होते हैं जो अपने देश के लिए सेक्रीफाइस किया जाता है, यानी उन्होंने सेक्रीफाइस किया था और लोक कल्याण के हेतु वो प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्रीफाइस किया था। These palyas are worshipped during festivals and songs are sung as homage to these martyrs, यानी इस तरह वो पालिया जो फोक सॉन्ग है वो स्पेशल जो फेस्टिवल होते हैं उसी टाइम गाए जाते हैं और पूजा की जाती है। दिस इज द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री का यानी देश की संस्कृति है। उत्सव एंड द फ्रेंड्स यानी हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर, उत्सव और जो उसके फ्रेंड थे उन्होंने ग्रैंडफादर को रिक्वेस्ट किया, ग्रैंडफादर प्लीज़ इनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के जो भी संस्कृति है कल्चर है उसके बारे में हमको समझाओ। वेट सेड ग्रैंडपा, ही वेंट इन एंड कैम बैक विथ सम पिक्चर, वो घर में गए और कुछ पिक्चर्स लेके वापस आए। ही देन आस्क्ड उत्सव, फिर उन्होंने उत्सव को पूछा, कैन यू सी टेम्पल्स इन दिस पिक्चर, तुम इस पिक्चर में टेम्पल्स देख सकते हो। इट सीम्स एज इफ दिस स्टोन्स हैव देयर ओन स्टोरीज टू नरेट इजंट इट, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है उसमें जो स्टोन है वो उसकी खुद की एक स्टोरी है और उसको तुम नरेट यानी बता सकते हो। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द राजपूत एज, तो मैं आज तुमको जो हमारे राजपूत एज थी उसका कल्चर और उसकी सिविलाइजेशन संस्कृति कैसी थी उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसमें देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। ड्यूरिंग द राजपूत एज एरा इंडिया वॉज नॉट रूल ओवर वन एंड वन किंग, यानी जो राजपूत एरा था उसी टाइम पे खाली एक ही राजा ने शासन नहीं किया था। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल स्टेट एंड द एक्सटेंट ऑफ ईच किंगडम डिपेंडेंट ऑन द किंग्स मिलिट्री पावर्स। इंडिया जो था हमारा
वो बिग और स्मॉल स्टेट में डिवाइड हो गया था और अपना जो किंगडम था वो एक्सटेंड करते थे एक दूसरे की जो मिलिट्री थी किंग्स की उसके ऊपर। यू हैव बीन ब्रीफली अबाउट द राजपूत किंग्स एंड डायनेस्टी इन द प्रीवियस चैप्टर। आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर था राजपूत एज में उसमें ये सारी हिस्ट्री आपने पढ़ लिया है। इन दिस चैप्टर you will learn about their administrative system, literature, architecture and external invasion during that time। अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, उसके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर, आर्किटेक्चर के बारे में और एक्सटर्नल इन्वेशन जो बाहर से लोग जो आक्रमण करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक नंबर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसी थी वो दिया है कि आफ्टर द 7th सेंचुरी यानी 7th सेंचुरी के बाद वेरियस राजपूत डायनेस्टी रूल इन इंडिया, बहुत सारे राजपूत डायनेस्टी इंडिया में शासन किया था। हाउएवर इवन थ्रू डिफरेंट डायनेस्टी केम टू पावर, यानी दूसरी जो डायनेस्टी थी बहुत सारी वो भी अपने पावर में आई थी यानी रूल किया था। देयर वॉज ए लिटल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसमें थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज है। दो किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, यानी पहले ज़माने में क्या होता था, जो राजा था वो वंशानुगत था, यानी अगर किंग है तो उसका बेटा ही किंग बनता था। इट वॉज नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग, उसमें ऐसा जरूरी नहीं था कि जो राजा का बड़ा बेटा होता है वही राजा बने। द हेयर अपेरेंट सिलेक्टेड बाय द किंग वॉज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस, जो राजा था वो प्रिंस को सिलेक्ट करता था, अपेरेंटली सिलेक्ट करता था और उसको बोलते थे क्राउन प्रिंस। इन सम केसेस, और कोई कोई केसेस में क्या होता था, इवन पीपल एंड मिनिस्टर इलेक्टेड और सिलेक्टेड द किंग, और कभी कभी जो पीपल होते थे और मिनिस्टर होते थे वो भी अपने राजा को सिलेक्शन करते थे। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन कश्मीर, यानी कश्मीर में किंग यशकारा वॉज सिलेक्टेड, यशकारा नाम का जो राजा था उसका सिलेक्शन हुआ था। एंड एंथ्रोन बाय द ब्राह्मण ग्रुप, वो ब्राह्मण ग्रुप से बिलोंग था। इन गुजरात कुमारपाल वॉज सिलेक्टेड एज द सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो कुमारपाल नाम का एक राजा था उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सिलेक्शन किया था। The minister were appointed to assist the king to administer and manage the kingdom effectively। अभी जो मिनिस्टर थे उसी टाइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट किया जाता था, क्यों कि जो किंग था उसको एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छे से किंगडम का मैनेजमेंट कर सके। Yet at times people become victims of poor or wrong administrative policy, यानी जो लोग थे उसी टाइम पे खराब या तो गलत प्रशासन की नीतियों से शिकार हो गए थे। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेजेस, अभी विलेजेस में कैसी सिस्टम थी। विलेज इंस्टीट्यूशंस वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, यानी मेडिवल पीरियड था जो हमारा मध्यकालीन टाइम था, उसी टाइम पे विलेज की जो इंस्टीट्यूशन था वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। द पंचायत लुक आफ्टर इस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो पंचायत होती थी वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति देखती थी। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच, एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स, जो पंचायत का हेड था उसको हम मुखी या सरपंच कहा जाता था, और पूरे विलेजर्स की यानी गांव की पूरी जिम्मेदारी उसके पास रहती थी। प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस, यानी पीपल को न्याय मिलना चाहिए और उसका प्रोटेक्टिंग भी करना चाहिए। हिज वॉज द फाइनल वर्ड, उसका जो वर्ड्स था वो फाइनल रहता था। स्टिल इन मैनी केसेस द ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव वेडिक एंड पनिश कल्प्रिट, और जिस तरह ग्राम सभा भी थी वो भी जो कल्प्रिट यानी जो गुनहगार होते हैं उसको भी वो पनिशमेंट देते थे। इवन टुडे एट द विलेज लेवल, इवन अभी भी कोई कोई गांव में विलेज लेवल में द ग्राम पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल, जो विलेजर्स का एल्डर्स होता है, मुखिया होता है, वडील बोलते हैं हम जिसको, वो भी पीपल को गाइडलाइंस करते हैं। एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम, पुराने टाइम पे यानी जो टाइम पे जो मेन इनकम क्या थी उनकी, रेवेन्यू, यानी लैंड का रेवेन्यू टैक्स वो लेते थे।
ईच किंगडम हैड डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, और हर एक किंगडम में अलग अलग रेवेन्यू कलेक्ट करने का दिया था. बट यूजुअली द सिक्स पार्ट ऑफ द कल्टिवेशन वॉज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू, लेकिन जो कल्टिवेशन का सिक्स पार्ट है यानी 1/6 पार्ट वो लैंड रेवेन्यू में जमा करते थे किंग को. अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा अदर टैक्सेस वेर ऑल्सो लेविड ऑन द पीपल, दूसरा भी टैक्स वो पीपल से लेते थे. डिफरेंट ऑफिसर वेर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, और अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग एक्टिविटीज के लिए नियुक्त किया गया था यानी अपॉइंट किए थे. मोर एवर टैक्सेस वेर कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स, यानी जनरली जो टैक्सेस होता था वो पोर्ट यानी बंदरगाहों और ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स पे टैक्सेस कलेक्ट करते थे. लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पे ट्रिब्यूट टू द किंग्स, और जो लैंडलॉर्ड होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और उसका जो थोड़ा हिस्सा था वो किंग्स को देते थे. अभी हम देखेंगे लिटरेचर. During the Rajput age, there was a lot of religious writing as well as literature of various kind. राजपूत के एज में इसमें बहुत सारे रिलीजियस राइटिंग थी, यानी लिटरेचर के फॉर्म में अलग अलग लिटरेचर का राइटिंग हुआ था. स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव्ड ग्रेट पेट्रोनेज फ्रॉम किंग्स, यानी जो राजाओं से विद्वानों और शिक्षा को बहुत संरक्षण मिलता था. Many literary works were composed in संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एक्सेट्रा. इसमें से बहुत सारा जो लिटरेरी वर्क्स था, राइटिंग वर्क्स था, वो अलग अलग लैंग्वेज में कंपोज किया जाता था, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एक्सेट्रा. द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ कंपोज द एपिक शिशुपाल वध. इसमें एक जो संस्कृत पोएट था जिसका नाम था माघ, उन्होंने शिशुपाल वध नाम का एपिक लिखा था. दिस एपिक डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्णा. ये एपिक में श्री कृष्ण भगवान ने कैसे शिशुपाल को मारा था उसके बारे में लिखा गया है. सिमिलरली अनदर पोएट श्रीहर्ष रोट द एपिक. श्रीहर्ष ने भी एक एपिक लिखा था जिसका नाम था नैषध चरित्र, विच इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती. नल और दमयंती की जो स्टोरी है उसके बारे में जो एपिक लिखा था उसका नाम था नैषध चरिता. इवन सॉन्ग्स बाय राधा एंड अदर गोपीज संग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा वे प्रेजेंटेड इन अ लिरिकल मैनर. और जो राधा कृष्ण का जो सॉन्ग्स था गोपीज का वो भी एक लिरिकल मैनर में प्रेजेंटेड किया है. द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स वेर ऑल्सो कंपोज इन अ पोएटिक मैनर. और राजाओं की जो बायोग्राफी होती है, उनका अचीवमेंट्स होता है, वो भी पोएटिक मैनर्स में कंपोज किया गया था. हेमचंद्राचार्य रोट कुमारपाल चरिता. एक जो हेमचंद्राचार्य नाम का एक आचार्य था, नहीं गुरु था, उन्होंने भी कुमारपाल चरित्र नाम का नाटक लिखा था. वो बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात कुमारपाल. जो सोलंकी किंग था हमारा गुजरात का कुमारपाल, उसके बेस पे वो स्टोरी लिखी थी. एंड ग्रामर बुक सिद्धहेम शब्दानुशासन, और दूसरी बुक लिखी थी ग्रामर की थी जिसका नाम था सिद्धहेम शब्दानुशासन. एज द टाइटल इंडिकेट्स, जैसे टाइटल बता रहे, द नेम ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह एंड हेमचंद्राचार्य आर एसोसिएटेड विद दिस बुक. ये जो बुक का टाइटल है उसी हिसाब से किंग सिद्धराज और हेमचंद्राचार्य था वो उसको रिलेटेड करती है. दिस बुक वॉज कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट दैट इट वॉज प्लेस्ड ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग ए प्रोसीजन इन पाटन. ये बुक का जो था उसका प्रोसीजन निकला था एलिफेंट के ऊपर रख के पूरे पाटन शहर में प्रोसीजन निकाला था. स्टूडेंट्स आज के लिए इतना. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.